ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, यानी रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास का। और रिमेनिंग पार्ट जो है हमारी क्लास का वो था नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। तो इस टॉपिक में मतलब हमने क्या डिस्कस किया लास्ट क्लास में, ये डिस्कस किया कि हमें जो है एक तरह से लोगों को, भारत देश के लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना है, ताकि अगर फाइनेंशियली एजुकेशन लोगों को मिल जाएगी तो लोग समझदार हो जाएंगे, तो फिर उनको पता रहेगा कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा बेवकूफ़ी वाला कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि भाई साहब वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है। एक आम जनता जनार्दन को पता होना चाहिए कि आपके सेविंग अकाउंट में जब आप पैसा जमा करते हो तो उसमें कितना जो है इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो हर चीज की आपको नॉलेज हो, फाइनेंशियली आपको हर चीज का आता बताओ। तो ये हमने 5 साल का एक विजन बनाया, और इस विजन में हमने पिछली क्लास में जो जो डिस्कस किया था, एक बार जल्दी से पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने बात ये डिस्कस करी थी क्लास में कि फाइनेंशियल जो नेशनल स्ट्रेटजी है फाइनेंशियल एजुकेशन की, उसमें हमारा एक प्रोसेस होगा कि मतलब हमने करना क्या है, कैसे लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है, फिर उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो लोग लिटरेट हो जाएंगे, लोगों की लिटरेसी बढ़ जाएगी फाइनेंशियली। एंड फिर उससे क्या होगा, आपको पूछे भाई साहब उससे क्या होगा, लोग लिटरेट हो जाएंगे। मुझे पता लग गया कि बैंक सेविंग अकाउंट में 4% का इंटरेस्ट देता है या 3.5 या 2 देता है, तो उससे क्या हुआ। तो उसने कहा यार बहुत कुछ हुआ। अब आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाओगे कि यार अगर मैं 1,000 रुपया 1 साल बैंक में डाल के रखूं, या 1,000 रुपए के मैं शेयर मार्केट में शेयर्स ले लूं, या मैं 1,000 रुपए का पीपीएफ में अकाउंट खुलवा लूं, पीपीएफ में डाल दूं, तो तीनों का इंटरेस्ट रेट अगर मुझे पता हो तो मैं ये चेक कर पाऊंगा कि कहाँ पे रिस्क ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है, कहाँ रिस्क कम है लेकिन मेरा पैसा सिक्योर है, तो मैं धोखा नहीं खाऊंगा। और एक चौथा भी वो हो सकता है इसका ऑप्शन, कि मैंने 1,000 रुपए, मुझे पता ही नहीं बैंक में शेयर मार्केट में पैसे में ब्याज मिलता है, मैंने अपने घर के लॉकर में 1,000 रुपए रखे, पता चला चुन्नू की मम्मी ने उसमें से 500 रुपए निकाल के तकिए के गिलाफ में डाल दिए, पता ही नहीं लगा मेरे को। या पता चला बच्चों ने 500 रुपए निकाल लिए, 200 निकाल लिए, या 1,000 रुपए पता नहीं छुटर पुटर मेरे ही खर्चों में कई खर्च हो गए, तो वो 1,000 रुपए के पता चला 3 महीने के बाद 300 रुपए रह गए। मैंने वैसे अपने हिसाब से तो जोड़ के रखे थे कि 1,000 रुपए मैं किसी आड़े समय में काम लूंगा इन 1,000 रुपीज का। तो अब आप देखो ना, मेरे 1,000 रुपए के का पैसा वो कम ही हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन अगर यही पैसे मैं बैंक में डाल देता या कहीं शेयर मार्केट में लगा देता तो शायद वो 1,000 के 1,100 हो जाते, क्या पता वो 1,500 हो जाते, क्या पता किसी अच्छे शेयर में लगाता तो 1,800 हो जाते। तो उससे क्या होता है, फाइनेंशियल वेल बीइंग होती है। लोग जब समझदार होते हैं तो लोगों के अंदर प्रोस्पेरिटी आती है, लोगों की प्रोस्पेरिटी यानी कंट्री की प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यार ये काम मतलब करा किसने है, तो हमने कहा कि ये काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है, ये फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये पॉलिसी 5 साल के लिए। और ये सेकंड है, फर्स्ट नहीं थी, सेकंड है। और इससे पहले 2013 से 18 में हमने इसको 5 साल के लिए बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि ये एनडीए सरकार की इन्वेंशन है, मनमोहन सिंह सरकार यूपीए पार्ट 2 में इसको करा गया था स्टार्ट। खैर, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। मैनेजिंग रिस्क कवर हो जाएगा, आपकी लाइफ के हर स्टेज पे आपका रिस्क कवर किया जाएगा। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपने कोई पेंशन प्लान ले रखा है तो उससे आपको फायदा होगा। कौन बनाएगा, फिर क्वेश्चन ये है कि फिर ये बनाता कौन है। तो हमने कहा ये 4 लोग हैं, 4 इंस्टीट्यूट 4 ऑर्गेनाइजेशन है, सेबी है, आरबीआई है, आईआरडीए है एंड पीएफआरडीए, इसको बनाया, उन्होंने इसको बनाया। फिर हमने कहा अच्छा इन्होंने फिर क्या रिकमेंडेशन करी, मतलब क्या प्लानिंग क्या है इनकी। तो हमने कहा इनकी प्लानिंग है जी 5C। और 5C का मतलब कंटेंट, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो कंटेंट जो है वो हम स्कूलों में टीचरों को, यंग एडल्ट्स को, वुमेन को, वर्क प्लेस पे एंटरप्रेन्योर्स को, मतलब हम एक ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति जो है उसमें कवर अप हो जाए, सबको हम लिटरेसी दे पाए। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि यानी कि एक तरह से आप ऐसे मान के चलो कि आरबीआई से भी, ये जितनी 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बनाया, वो अपने एम्प्लॉइज को
ट्रेंड करेंगी, ताकि उनके एम्प्लॉइज को पता होगा, तो वो जनता जनार्दन में या अपने टारगेट ऑडियंस तक ये बात पहुंचा पाएंगे, है ना, कि आपको फाइनेंशियली एजुकेशन देनी है। आरबीआई का स्टाफ बैंकिंग में एजुकेट करेगा, सेबी का स्टाफ शेयर मार्केट में एजुकेट करेगा, पेंशन फंड वाला स्टाफ पेंशन फंड में एजुकेट करेगा लोगों को, और आईआरडीए वाला इंश्योरेंस की फील्ड में लोगों को एजुकेट करेगा। आज मैं एक्को इंश्योरेंस से मैंने अपनी कार की इंश्योरेंस ले ली। कारण क्या था? क्योंकि मेरे को कोई डर नहीं था, मुझे पता है एक्को वाले आईआरडीए के अंडर में आते हैं। कल को एक्को वालों ने मेरे साथ कोई अगर बदमाशी करी तो मैं उनका नाम खराब कर सकता हूँ, मैं आईआरडी ओम्बुड्समैन को कंप्लेन कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को ये सारे राइट्स ना पता होते, मेरे को अपने फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे अंदर ना होती, तो मैं भी अभी डर के मारे किसी ऐसी दुकान को ढूंढ रहा होता जो सरकारी होती या सरकार के थ्रू ही करवाता। लेकिन अब मेरे को एक्को से थोड़ी सस्ती मिल गई तो मैंने सस्ती ले ली, क्योंकि मुझे पता है कि कोई डरने वाली बात नहीं है, ये सारे के सारे आईआरडीए के अंडर में आते हैं। ठीक है। और कम्युनिटी लेड अप्रोचेस, वही जैसा हमने बताया कि एक तरह से ये इनका जो अपना जो स्टाफ होगा, जो कम्युनिटी के थ्रू ये लोग टारगेट ऑडियंस बनाएंगे, अपने अपनी टारगेट इनकी ऑडियंस होगी, और उस कम्युनिटी से कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, अलग अलग कम्युनिटी पर ये अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। फिर उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ सी था कम्युनिकेशन की, मतलब करना कैसे है। तो फिर हमने बताया कि इसके लिए हमें मतलब वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च करने पड़ेंगे, स्कूलों के करिकुलम में डालना पड़ेगा, प्रोफेशनल कोर्सेज बनाने पड़ेंगे। तो मतलब आम जनता तक आप कैसे पहुंचाओगे, तो ये कम्युनिकेशन और वो संचार का माध्यम क्या होगा, उसके लिए हमने प्लान करा। और फिर कोलैबोरेशन, यानी कि ये जितनी भी चार ऑर्गेनाइजेशन है इनका आपस में कोलैबोरेशन, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनेगा, और इनको आपस में चारों को तालमेल बिठाकर इस विजन को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। फिर हमने इसके सिग्निफिकेंस देखे थे। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, तो एक बार सिग्निफिकेंस आप मेरे को बताओ कि सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या फायदा होगा और इसके आउटकम क्या हो सकता सर क्रेडिट डिसिप्लिन बढ़ेगा। है। क्या बढ़ेगा? क्रेडिट डिसिप्लिन ना। यस सर। हाँ, क्रेडिट डिसिप्लिन क्या होता है? सर मतलब उन्हें पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, गलत हाँ। कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है हम्म। सर। और सर इससे सर कस्टमर सर अभी होंगे तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से हम्म। लोन लेने के लिए, और हम्म। सर ये लाइफ को सेव करेगा, वेरियस स्टेजेस पे सर लाइफ को सिक्योर करेगा। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। और चलो ठीक है, गुड, एक बार चेक करते हैं। तो हमने सिग्निफिकेंस में यही देखा था कि सबसे पहली बात क्रेडिट डिसिप्लिन, वही जैसे आपने बोला क्रेडिट डिसिप्लिन आ जाएगा, है ना। अच्छा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज सेफ और सिक्योर मैनर में लोग यूज कर पाएंगे। मतलब ये फाइनेंशियल लिटरेसी तो है कि मैं टाइम टू टाइम अपना ओटीपी, मतलब सॉरी, मैं अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी चेंज करता रहूं। मैं मतलब थोड़ा सा ये ध्यान रखूं कि मैं अपने पासवर्ड को इतना स्ट्रांग बनाऊं कि कोई इजीली उसको पकड़ ना पाए। तो ये सारी चीजें क्या है, जितना आप सेफ और सिक्योर रहोगे, मैं ये भी एक ऑप्शन उसमें डाल के चल रहा हूँ कि मेरे मेरे मोबाइल फोन पे ओटीपी जब तक ना आए तब तक मेरे अकाउंट ना खुले। या मैं अगर मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहा हूँ तो मोबाइल बैंकिंग में मेरे पास एक एम पिन होता है, मोबाइल पिन होता है, वो मोबाइल पिन मेरे को ही पता है, और मेरे फोन के अलावा कोई और फोन में भी अगर ये खुलेगा तो मेरे पास पहले एक मैसेज आएगा मेरे मेल पर कि भाई क्या आप ये वाला फोन यूज कर रहे हो, क्योंकि आप तो मान लेते हैं मैं सैमसंग का यूज कर रहा हूँ या ओप्पो का या मोटो का, तो मेरे पास मेरे फोन की डिटेल उनके पास है, बैंक के पास उनको पता होगा कि भाई ये मोटो E4 प्लस यूज कर रहा है या सैमसंग का नोट यूज कर रहा है, तो उससे पता लग जाएगा। तो इतने सारी मतलब ये सब क्या है, ये एजुकेशन है, लिटरेसी है, सेफ एंड सिक्योर मैनर में आप डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज करो। तो ये सब चीजें इसकी सिग्निफिकेंस है। और डॉक्यूमेंट्स वांट्स मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एट वेरियस लाइफ स्टेजेस। तो लोग अपने आप का इंश्योरेंस करवाएं, कोविड वाले स्कीम में अब लोग कितना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया लोगों ने, क्योंकि पता है सबको कि एक बार अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो 6-7 लाख रुपए से नीचे का बिल नहीं बनना। तो भाई अपने आप को सिक्योर करके चलो, अपनी हेल्थ को सिक्योर करके चलो, ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो जाए फैमिली में, ओल्ड एज के लिए अपने लिए कोई पेंशन प्लान ले लो। तो ये सब इसके आउटकम होंगे। इससे क्या होगा, समाज सेल्फ रिलायंट बनता है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। और जब आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे तो इसका मतलब देश तरक्की कर रहा है। देश क्या है?
देश की आम जनता जनार्दन ही देश है, और क्या है। चलो ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक कोई अगर डाउट, कोई क्वेरी अगर आपकी है, या अभी आ गई हो अचानक, आपने पिछली क्लास वाला ना देखो, आपको टाइम ना लगाओ, अब आपको लगाओ कि अच्छा हाँ यार ये तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई पॉइंट? नो सर। करें, स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट? यस सर। चलो ठीक है, तो हम करते हैं, आगे चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन इज अ सेक्शन 8। सबसे पहली बात, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये। तो पहली बात तो ये कि ये कोई प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, ये मतलब एक तरह से वेलफेयर कंपनी है, जो आपको सिखा रही है, आपको पढ़ा रही है, आपके लिए विजन बना रही है 5 साल का, कि किस तरह से आपको अपने आज डिजिटल एरा में आपको किस तरह से बिहेव करना है। सो प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, IRDA एंड PFRDA। तो ये जो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये एक तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए बनाई गई है। तो ऐसी कोई प्रॉफिटेबल कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट भारत सरकार नहीं खड़ा करने जा रही। अब बात आते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, मतलब ये जो कंपनी है, ये जो काउंसिल होगी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो अब इसके ऑब्जेक्ट देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं इसका। सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो प्रमोट financial education across India for all section of the population as per National Strategy for Financial Education of Financial Stability and Development Council। देखो, सीधी सी बात है कि फाइनेंशियल लिटरेसी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबल हो जाएगा कंट्री, वित्तीय रूप से स्थिर हो जाना, यानी एक तरह से आप सेल्फ रिलायंट आपकी इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये प्रमोशन करना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन मीन्स कैंपेन अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू सेमिनार्स। हम वर्कशॉप्स करेंगे, कॉन्क्लेव्स करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, प्रोग्राम चलाएंगे, कैंपेन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, with and without fees by itself or with help of institutions, organization, and provide training in financial education and create financial education material in electronic or non-electronic formats, workbooks and worksheet। अब आप ऐसे सोचो ना, चलो मैं इन लाइनों को नहीं पढ़ता, मैं ऐसे सोचता हूँ एक कॉमन सेंस में। जब मैं कोई क्रेडिट कार्ड नया लेता हूँ, या आप जब किसी बैंक से जुड़ते हो, तो मुझे याद है जब मैंने HDFC का क्रेडिट कार्ड लिया, जब मैंने SBI का क्रेडिट कार्ड लिया, RBL का क्रेडिट कार्ड लिया, तो मेरे पास ये मोटी बुकलेट आई। वो बात अलग है मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन ये मोटी बुकलेट थी, उसमें हर चीज लिखी थी A to Z, उसने सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी कि सर टाइम टू टाइम पासवर्ड बदलते रहना, आप जो भी चीज परचेज करोगे उसमें आपको एक क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, उसको आप रिडीम कर लेना। एक पॉइंट का मतलब है 25 पैसे, जब आपके 500 रुपए के बराबर हो जाएंगे तो हम रिडीम कर देंगे। रिडीम करने में 99 रुपीज एक GST लगेगा, यानी 500 रुपए के तो आपके पॉइंट्स होंगे, लेकिन हम देंगे 499 रुपीज, उसका टैक्स काट लेंगे, है ना। फिर उसमें दुनिया भर की उन्होंने चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। अब देखा जाए तो वो बेचारों ने, उनका कोई पैसा थोड़ी ना लिया कि भाई साहब ये बुकलेट है और ये 25 रुपए की बुकलेट है, ये भी ले लो आप साथ में। तो फिर तो आदमी कभी भी ना ले, भले लुट जाए वो क्रेडिट कार्ड में, उसको लाखों रुपए का चूना लगेगा, लेकिन 25 रुपए अगर आप कह के कहोगे ना ये बुकलेट साथ में देना, इसको पढ़ना है, तो कोई लेगा नहीं। और खैर फ्री में मिली तब नहीं पढ़ी हमने, तो पैसों में तो पता नहीं, शायद तब पढ़ते मेरे ख्याल से, शायद अगर 25 रुपए की वो बुकलेट होती तो शायद तब मैं भी पढ़ता उसको। तो खैर बात ये है कि इतना सारा पता नहीं चीजें उन्होंने दे दी, बुकलेट दे दी, पता नहीं 4-5 पर्चे दे दिए थे साथ में। और हर बार ऐसे ही होता है, कई बार ऐसा भी होता है मैं किसी बैंक का लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गया, मैंने दोबारा से मंगवाया, तो जब नया लॉगिन आईडी पासवर्ड आता है उसके साथ भी एक बुकलेट भेज देते हैं, ये इतनी मोटी बुकलेट। अब मैं वैसे मनी मन सोचता हूँ कि यार खर्चे वाला काम तो है, क्योंकि बुकलेट कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रिंटिंग प्रेस में फ्री में छप रही हो, तो इसकी कॉस्ट कैसे बियर करता है बैंक, आज तक समझ में नहीं आया, करता होगा पता नहीं कैसे। खैर अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो कायदे से अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड में भी बैंक को क्या फायदा है। आप क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीद रहे हो, परचेज करो, एक एनुअल फीस होती है वैसे उसकी 500 रुपए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर आपने चीजें खरीद ली उस क्रेडिट कार्ड से, तो वो एनुअल फीस भी आपको पता है वेव ऑफ हो जाती है। तो अब देखा जाए तो क्या है, ये एक तरह से जो आपको बुकलेट दी जाती है, आपको ब्रोशर दिए जाते हैं, आपको लीफलेट्स दिए जाते हैं,
या अब आप देखो ना, आरबीआई के कितने एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं कि आरबीआई कहता है समझदार कस्टमर बनो, किसी को अपना पिन लॉगिन आईडी मत दो, या आपका जैसी अगर कोई इलीगल ट्रांजैक्शन होता है तो फटाफट जल्दी से जल्दी आप आरबीआई को कंप्लेन करो, उसके ऑम्बुड्समैन में, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में आपका पैसा आ जाएगा। और ऐसा नहीं, ऐसा हुआ क्योंकि मैंने भी एक दो बार करा, तो वास्तव में रिप्लाई आता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैंने डोनेट करा, तो मतलब मैंने तो उसी महीने डोनेट करा था उनको, पता नहीं क्या वो उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले ली और अगले महीने उन्होंने ऑटो डेबिट मेरे अकाउंट से पैसे कर दिए। तो मैंने आरबीआई को कंप्लेन कर दी, मैंने आरबीआई को कंप्लेन करी, आरबीआई ने उनको मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को बोल दिया, शिकायत कर दी आरबीआई ने उनको कि आपने कैसे पैसे निकाले उस क्रेडिट कार्ड से। उनका कॉल आया मेरे पास, कहने लगे कि सर वो आपने कंप्लेन करी। मैंने कहा हाँ मैंने कंप्लेन करी। तो मैंने कहा आपने कैसे ऑटो डेबिट कर दी, मैंने तो लास्ट मंथ आपको डोनेशन दी थी। कह रहे हाँ सर वो मतलब वो हमने पूरे एक साल का आपका ना फिक्स कर दिया था कि हर महीने इतनी तारीख पे हम ऑटो डेबिट कर देंगे। मैंने कहा मैंने कब बोला तुमको? कह रहे नहीं सर वो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। मतलब मेरे से बिना पूछे ऑटो डेबिट। अब हो सकता है कुछ ऐसा होगा उसमें, पता नहीं उनके टर्म्स कंडीशन में मैंने उस समय मैंने भी ध्यान ना दिया, लेकिन मैंने आरबीआई को कंप्लेन करी, उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए मुझे। तो ऐसा नहीं है, एक्शन होता है बिल्कुल। तो अब ये सब चीजें अगर आप देखो तो क्या है, ये बेचारे फ्री में सारी कैंपेन, फ्री में एडवर्टाइजमेंट, बस क्या आपको सिखा रहे कि भैया आपका पैसा है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप उसको थोड़ा सा सेव करके चलो ताकि कोई आपके सर, साथ चीटिंग ना करे। हाँ सर जो ये काउंसिल है सर, इसमें सेबी और के मेंबर्स होते होंगे ना, जैसे आरबीआई के हाँ मेंबर। अभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी करेंगे, उस काउंसिल को देखेंगे अभी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने देखा होगा, आप जैसे अभी आजकल ना इनकम टैक्स रिटर्न चल रही है, 30 सितंबर वैसे लास्ट डेट होगी, पहले 31 जुलाई थी। लेकिन क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है कि अगर आपका टैक्स हमने फालतू काट लिया तो आप हमें बता दो, हम रिटर्न कर देंगे। तो वो हो क्या रहा है कि मतलब अगर हम उसको 30 सितंबर तक अगर हम बता देंगे तो वो रिटर्न कर देंगे, नहीं बताएंगे तो रिटर्न नहीं होगा पैसा आपका। अब अभी आजकल एक मैसेजेस आ रहा है लोगों के फोन पे, मतलब वो फेक मैसेज है, फ्रॉड मैसेज है। उसमें ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में आपके 15,000 रुपए आपका टैक्स रिटर्न बनता है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके अकाउंट से पैसा वैसा कुछ डेबिट हो रहा है। तो मतलब न्यूज चैनल्स पे भी दिखा रहे थे किस तरह का फ्रॉड हो रहा है। तो आप किसी भी ऐसे मैसेज पे क्लिक ना करें, आईटीआर इनकम टैक्स की साइट पे जाएं, वहां अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें, वहां पे आपको अपना रिफंड दिखाई दीजिएगा। तो खाम का ऐसे मैसेजेस पे क्लिक ना करें। तो ये सब क्या है, ये सब एडवर्टाइजमेंट, क्या पैसे तो नहीं ले रहे ना कोई आपसे, आपको एजुकेट करा जा रहा है। सो टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल लिटरेचर for target based audience on financial markets, financial digital modes, for improving financial literacy, so as to improve their knowledge, understanding, skill and competence in finance। ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, आपकी स्किल और कॉम्पिटेंस बढ़ जाए फाइनेंस में। ये मेन टारगेट है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्लाइड पे अगर देखें तो फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करना, फाइनेंशियल अवेयरनेस और एम्पावरमेंट थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन, और appropriate financial literature for target based audience। तो जो टारगेट बेस्ड ऑडियंस है उस तक अपनी बात पहुंचाना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका विजन अगर देखें तो विजन क्या है, अब फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया, ये विजन है। और मिशन क्या है, टू अंडरटेक मैसिव फाइनेंशियल एजुकेशन कैंपेन टू हेल्प पीपल मैनेज मनी मोर इफेक्टिवली टू अचीव फाइनेंशियल वेलबींग। मतलब आप अपना पैसा सेफ जगह लगाओ ताकि आपका पैसा ना डूबे, आप रोना पिटना मत बचाओ, सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी कम से कम हो जाए। क्योंकि देखो, अगर भारत सरकार आज गरीब कल्याण योजना चला रही है तो उसका कारण क्या है, भारत में गरीब लोग ज्यादा है, 30 से 35% भारत में आज बीपीएल पॉपुलेशन है। अभी तो नई जनसंख्या जनगणना आएगी 2021 की, उसमें देखेंगे। यानी अगर मैं सीधा सीधा 1 बिलियन पॉपुलेशन मान लूं, वैसे 1 बिलियन 35 करोड़ पॉपुलेशन आज हो गई इंडिया की, तो 35% 1 बिलियन का, तो 35 करोड़ तो लोग, इसका मतलब आपके देश में वो लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। यानी ये तो आपकी कंट्री का वो बीपीएल सेक्शन है ही। अब इतने लोग आपके देश में गरीब है जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। आपको पता है बीपीएल कौन है आज देश में, किसको बोलते हैं बीपीएल? बीपीएल वो है जो 30 रुपए पर डे, लमसम 30 रुपए पर डे नहीं कमा पा रहा। यानी 30 रुपए पर डे का मतलब क्या, अगर मैं इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 900 रुपीज, 900 रुपीज बताओ। मतलब वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो
बीपीएल में सरकारें क्या कर जाती हैं, कई बार थोड़ा चालाकी क्लेवरनेस हो जाती है, हम अपने बीपीएल को कम दिखा देते हैं। कम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अब मैं कल को ऐसे बोलूं जो 25 रुपए से कम कमाएगा वो बीपीएल, तो देश का बीपीएल कम हो गया, क्योंकि 30 रुपए वाला संपन्न घर से हो गया, वो एपीएल हो गया, एबव पॉवर्टी लाइन में आ गया, तो हमारे देश का बीपीएल कम हो गया। अब मैं कल को बोलूं 10 रुपए से जो कम कमाएगा वो देश का बीपीएल कहलाएगा। इसका मतलब जो 25 रुपए वाला है वो अमीर हो गया, है ना, वो टाटा और अंबानी हो गया। भारत सरकार की नजर में आपका बीपीएल कम हो गया, क्योंकि ये वाली पॉपुलेशन एपीएल में आ गई। तो इस तरह से आप दिखा देते हो कि हमारे बीपीएल के जो आंकड़े हैं वो देखो जी बीपीएल कम हो रहा है। लेकिन कायदे से आप देखो ना, एक रिक्शा वाला एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन आप कहीं चले जाओ, या आप अपने घर की भी एक रिक्शा कर लो, या एक बात बताओ ना, एक बैटरी रिक्शा में 5 लोग आते हैं, और एक बैटरी रिक्शा तब तक नहीं बढ़ता है मतलब वो बैटरी रिक्शा फुल ना हो जाए, है ना, भले वो 4 घंटे वेट कर ले, वो लेके जाएगा 5 सवारी, उसका बस नहीं चलता, वो छत पे भी बिठा दे 4 ना, लेकिन उसे पता है पुलिस वाले पकड़ लेंगे रास्ते में। और एक सवारी अगर आपको 10 रुपए भी दे रही है तो 5 सवारी के तो 50 रुपए, तो एक चक्कर में तो 50 रुपए ही हो गए। तो बैटरी रिक्शा वाला इनकी नजर में एपीएल है, एबव पॉवर्टी लाइन, है ना। तो अब क्या है, जितने ज्यादा आपके देश में गरीब लोग होंगे, ये भयंकर वाले गरीब हैं 35 करोड़। अब कोविड-19 का जब आतंक आया तो फिर सरकार की ड्यूटी बन गई ना इनको खाना खिलाना। गरीब कल्याण योजना क्या है, इनको मुफ्त में राशन, दाल, चावल, चीनी देना। तो सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है यार थोड़े समझदार बनो, पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ोगे आड़े वक्त काम आएंगे, है ना। जब आप इस तरह से करोगे तो फिर आपको हम बीपीएल से निकाल देंगे, वो आप टेंशन मत लेना, वो तो हम निकाल ही देंगे, किसी ना किसी तरह कर ही देंगे आपका जुगाड़ एपीएल वाला। तो जितने ज्यादा एपीएल में आ जाएंगे उतने ज्यादा बीपीएल में कम हो जाएंगे, उतना ज्यादा हमें पैसा कम खर्च करना पड़ेगा आपके रख रखाव में। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी बर्डन कम होता है। वही मिशन है कि फाइनेंशियल वेलबींग अगर होगी कंट्री की, तो अब आप देखो ना, आपने कभी देखा यूएसए वाला बोल रहा है, यूएसए का प्रेसिडेंट या ब्रिटेन का प्रेसिडेंट, गरीब कल्याण योजना, हमने इतने गरीब लोगों को खाना खिलाया है। फ्रांस में, चाइना में, यूएस में, जर्मनी में, सब जगह कोविड ने आतंक मचाया, लेकिन वहां की जनता वेल टू डू है, वहां पे गरीबों का परसेंटेज कम है, तो सरकार के ऊपर उतना बर्डन भी कम पड़ा फिर लोगों को, मतलब खाना खिलाने में। पैसा तो खर्च होता ही है। जब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि भाई से पेट्रोल के दाम हमने इसलिए तो बढ़ा रखे हैं, जो गरीब कल्याण योजना चल रही है इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पेट्रोल से खींच रहे हैं हम पैसा। खैर, तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेबल का मतलब क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली बीइंग एबल टू डिलीवर देयर फंक्शंस प्रॉपरली विद स्टैंडिंग एक्सटर्नल शॉक्स एंड अवॉइडिंग इंटरनल वीकनेस। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये आप फाइनेंशियल स्टेबल की बात कर रहे हो कि कंट्री को फाइनेंशियली स्टेबल होना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल यही है कि मैं बात करता हूँ अपने बैंकिंग सेक्टर की, मेरे जितने भी बैंक है कंट्री में आज, उनको बाहर से कोई एक्सटर्नल शॉक ना लगे, और कंट्री में अवॉइडिंग इंटरनल वीकनेस, और वो इंटरनल वीकनेस को अवॉइड कर पाए, वो कंट्री फाइनेंशियल स्टेबल कहलाती है। जैसे एग्जांपल, अभी आपको पता है अफगानिस्तान का बैंड बजा हुआ है, अफगानिस्तान में तालिबान ने फिलहाल कब्जा कर लिया है, लमसम कब्जा कर ही लिया है। 7 दिन में 10 शहरों पे कब्जा करा है इन्होंने, और ये अभी फिलहाल गजनी में आ चुके हैं। गजनी काबुल से 150 किलोमीटर दूर है, तो बस काबुल पे भी इनका कब्जा होने वाला है। कंधार और काबुल के हाईवे में बीच में गजनी प्रांत आता है, ये यहाँ तक आ चुके हैं। काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है, शायद हो भी सकता है अभी पढ़ाते पढ़ाते अभी न्यूज आ भी जाए कि उन्होंने कब्जा कर भी लिया है, क्योंकि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि भैया जितने भी इंडियंस हैं सब आ जाओ वहाँ पे रहना सेफ नहीं है। तो बहुत सारे इंडियंस अभी यहाँ पे हिंडन एयरपोर्ट पे ही, बहुत सारे अभी पिछले यस्टरडे कई सारे अफगानिस्तान से इस एयरपोर्ट पे भी इंडियंस वापस आए वहां से ना, अफगानिस्तान छोड़ छोड़ के हम लोग भाग रहे हैं। अब अफगानिस्तान को हम बड़ी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हम चाणक्य की नीति पॉलिसी फॉलो कर रहे थे कि पड़ोसी का जो पड़ोस होता है ना, उससे दोस्ती करो, क्योंकि कभी उसकी पिटाई करनी भी तो वो साथ देगा, क्योंकि पड़ोसी से कभी किसी के रिलेशन अच्छे नहीं होते। तो इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भी पड़ोसी पाकिस्तान, और ये सारा किया धरा पाकिस्तान का ही है, जैसा रिपोर्टें बताती हैं। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी यही एडवाइजरी, मतलब यही जारी करा है
कि तालिबान को उठाने में पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि आपको पता होगा यूएस आर्मी इसको छोड़ के चली गई यहाँ से, अफगानिस्तान से यूएस आर्मी वापस आ गई, तालिबान का ढेर खुल गया, पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया और तालिबान पे अफगानिस्तान का कब्जा हो गया। अफगानिस्तान को हमने काफी पैसा इन्वेस्ट करा हुआ था अफगानिस्तान में, वो सारा पैसा हमारा बर्बाद होने जा रहा है, क्योंकि अगर कल को तालिबान पे अफगानिस्तान का कब्जा हो गया तो अफगानिस्तान में जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी, जितने उसके फाइटर प्लेन्स गिफ्ट करे थे, वो सब बर्बाद, क्योंकि वो सब तालिबान के पास आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये कंट्री को एक्सटर्नल शॉक लगा, है ना। या कल को तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा करता है तो एक तरह से एशिया कॉन्टिनेंट में ये एक बहुत बैड न्यूज है। तो ये एक्सटर्नल शॉक्स हैं, ऐसे शॉक से, ऐसे घाटे से, ऐसे लॉस से हमारी इकोनॉमी को कोई फर्क ना पड़े। और इंटरनल वीकनेस, वो कोविड वाला सीन, कि कोविड वाला सीन आया हमारे देश में, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, और हम अनटच रहे, तो फिर आप बोलोगे कि यस दिस इज वेरी गुड इकोनॉमी। तो भैया ये है जी क्लासिक इकोनॉमी। अब ये ऐसी इकोनॉमी कौन सी होती है, ऐसी इकोनॉमी होती है डेवलप कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इनको ज्यादातर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ऐसा अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हमने अचीव कर लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं वो काउंसिल पे जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब आप पहले ये बताओ कि यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो आपको? ओके, डन? यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये काउंसिल क्या है जो ये सारा प्रोग्राम, ये सारा विजन, ये सब काम करेगी। FSDC was formed to bring greater coordination among financial market regulators. रेगुलेटर मतलब वो RBI, SEBI, IRDA, PFRDA। ये काउंसिल जो है एक कोऑर्डिनेशन करेगी उन चारों में। Financial Stability and Development Council (FSDC) was constituted by an executive order of the Union Government as a non-statutory apex body under the Ministry of Finance 2010। तो हमें दो बातें समझ में आ गई। कल को प्री एग्जाम में, PCS में, IAS में या किसी भी अदर जनरल कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाए, FSDC की फुल फॉर्म बताओ, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है जी, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हमने कहा जी नॉन स्टैट्यूटरी है, यानी सरकार ने अपने दम पे बना दी, विपक्ष से भी नहीं पूछा। अच्छा जी, कब बनी? 2010 में। किस मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। काम क्या है इसका? ये कोऑर्डिनेट करेगी फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स के बीच में, यानी IRDA, SEBI, PFRDA, RBI को आपस में कहेगी हम सब मिलके भाई भाई करेंगे, हम देश की तरक्की में काम, फाइनेंशियली लोगों को लिटरेट करेंगे। ये काम FSDC का होगा, उन चारों को साथ लेके चलो। चलो ठीक है, और समझते हैं इसके बारे में। ये कह रहा है FSDC सेटअप इन 2010 is a body consisting of all regulator and the Ministry of Finance. It is the highest forum in matter relating to financial stability. The council is chaired by the Union Finance Minister. इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि आज FSDC का चेयरमैन कौन है, तो निर्मला सीतारमण। ठीक, अब आप देख लो इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, इस इमेज से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट होगा, मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलांस ऑफ द इकोनॉमी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, और ये सब मिलके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ले आएंगे। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा है आपको, फिर से सुन लो। फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट करना। फाइनेंशियल सेक्टर क्या है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, पेंशन फंड्स, इनको डेवलप करना। अच्छा, मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलांस ऑफ द इकोनॉमी, मतलब CCTV कैमरा किसी भी, इन जितने भी ये सेक्टर है हमारे, इन सेक्टर में जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी जनता जनार्दन है, उनको कोई दिक्कत ना हो। आने वाले टाइम में क्या क्राइसिस आ सकता है, उसका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, वो एक मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलांस, उसके विजन, उसके मिशन बनाना। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, उससे ठीक हो जाएगा। आपस में एक कोऑर्डिनेशन करेंगे और उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, आगे समझते हैं। और अब इसके बारे में और देखते हैं। ये एक एपेक्स बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, क्योंकि नॉन स्टैट्यूटरी है तो उसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई। The idea to create such a super regulatory body was first mooted by Raghuram Rajan Committee 2008।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कल को ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि यार एफएसडीसी की रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दी, तो आपका आंसर होगा रघुराम राजन कमेटी। कब बैठी? 2008 में। ठीक है। फाइनली 2010 में उस समय जो दी देन फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी decided to set up such an autonomous body dealing with macro prudential and financial regulatories in the entire financial sector of India। और उस समय की यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। 2004 से 9 यूपीए पार्ट 1, 2009 से 14 यूपीए पार्ट 2। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रणब मुखर्जी जी उस समय वित्त मंत्री थे 2010 में। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, रघुराम जी राजन ने जो सजेशन दिया है करते हैं। जैसे अभी हमने इतनी सारी इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपने एक बार जज करी, रघुराम राजन ही वाज हाईली टैलेंटेड, है ना, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए। देखो जैसे डीमोनेटाइजेशन उस समय इसने मना करा, इसने कहा कोई फायदा नहीं होगा। ऑलमोस्ट मतलब ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी सोच सही थी। इसने कहा यार डब्ल्यूपीआई से नहीं, सीपीआई से आप जो है इन्फ्लेशन निकालो। तो सीपीआई से 2013 में शुरू करा निकालना, बिल्कुल सही सटीक रहा, काफी फायदा हुआ। आपने देखा वो डब्ल्यूपीआई में नेगेटिव आती थी, सीपीआई में पॉजिटिव आने लग गई देश की इन्फ्लेशन। और इसने बोला कि आप इस तरह से लोगों को लिटरेट करो, एक काउंसिल बनाओ, वो काउंसिल आगे लोगों को बताएगी कैसे लिटरेसी देनी है फाइनेंशियली। आने वाला टाइम ऑनलाइन का है, मतलब इसका मतलब काफी विजनरी विजनरी पर्सनैलिटी है ये। एंड एपेक्स लेवल एफएसडीसी इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। The recent global economic meltdown has put pressure on government and institutions across the globe to regulate their economic assets. This council is seen as India's initiative to be better conditioned to prevent such incidents in future। तो उस समय 2010 में, जैसे आपको याद है ना, हमने कई बार डिस्कस किया 2008 में जो एक रिसेशन आई थी यूएस में, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था, यूएस के बैंक बर्बाद हुए और पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गई। तो ये 2008 और 10 का एरा लाइक अ कोविड सिचुएशन टाइप था, रिसेशन थी। लेकिन उस समय ये बात सोच ली गई कि इन फ्यूचर इस तरह की घटना ना हो, भैया पहले से रेडी हो जाओ। तो फिर ये डिसीजन ले लिया गया कि ठीक है फिर एफएसडीसी बनाते हैं। अब एफएसडीसी के बारे में और जानते हैं। अब यहाँ पे इसके मेंबर्स देख लो, जो आप मेरे से भी पूछ रहे थे कि सर इसमें मेंबर कौन होगा। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चेयरपर्सन तो हमें पता लगी गया, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा। अब मेंबर कौन है आप देख लो, जो आप बोल ही रहे थे, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चूंकि उन चारों के साथ कोऑर्डिनेट करके ही चलना है इस काउंसिल ने, तो उसी के मेंबर, उसी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स इसके मेंबर होंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का इसमें मेंबर है। सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। सेक्रेटरी ये सब आईएएस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आईईएस होंगे। चेयरमैन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का सेबी का अजय त्यागी। और आपका आईआरडीए का चेयरमैन, पीएफआरडीए का चेयरमैन, इंसॉल्वेंसी वो जो हमने बोर्ड करा था, आईबीसी करा था, उसका चेयरमैन। So additional secretary ministry of finance DEA will be secretary of the council. Chairperson may invite any person whose presence is deemed necessary for of its meeting। और इसके अलावा भी अगर चेयरमैन को लगता है कि यार इसको बुलाना जरूरी है, तो हम उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो आपने देख ही लिया इस काउंसिल की ये पूरी टीम। ठीक है, ये इसमें मेंबर्स होंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है इसकी, ये चेक करते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सेक्टर, डेवलपमेंट करना फाइनेंशियल सेक्टर को, कोऑर्डिनेशन इंटर रेगुलेटरी बॉडीज, प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी और एंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। फाइनेंशियल सेक्टर को स्टेबल करना यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर सेक्टर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सेक्टर है, शेयर मार्केट, उन सबको स्टेबल करना। और उसका और क्या लक्ष्य है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना, शेयर मार्केट का डेवलपमेंट करना। ठीक है, लोग जैसे आता नहीं रहता म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट करें, 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। ये क्या है, लिटरेसी तो है, आपको सिखाया जा रहा है। कई लोगों को बड़ा दहशत दे म्यूचुअल फंड्स, और नहीं, ये तो शेयर मार्केट के जो बुल्स एंड बियर्स होते हैं वही यूज कर सकते हैं। मुझे कहा भाई साहब ऐसा है, ये 4 समोसे मत खाना एक महीने में, पैसे जोड़े म्यूचुअल फंड में पैसा डाल। तो कह रहा अच्छा यार ऐसा डाल सकते, कह रहे 500 रुपए से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाता है। ये क्या लिटरेसी है, मेरे को सिखा दिया कि म्यूचुअल फंड भी आप ले सकते हो। तो जनता जनार्दन ने लेना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर
चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब बात ये है कि हमने इसमें पढ़ा क्या। तो सीधी सी बात है, ये हमारा विजन है, ठीक। इस विजन को बनाया किसने? 4 ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए। लेकिन फिर भी इन 4 ऑर्गेनाइजेशन की एक काउंसिल है जो हमने अभी पढ़ी। उस काउंसिल के थ्रू जो है ये सारे काम होंगे, फाइनेंशियल स्टेबल एंड डेवलपमेंट काउंसिल। और इस काउंसिल का सजेशन दिया रघुराम जी राजन ने 2008 में, और इस काउंसिल ने उन चारों के साथ कोऑर्डिनेट करके ये एक एजुकेशन प्लान बनाया है 5 साल के लिए। और ये काउंसिल जो है नॉन स्टैट्यूटरी है, 2010 में ये बनी। इसने 2013 से 2018 का फर्स्ट एनएसएफई प्लान बनाया था, और अभी हमने सेकंड बनाया 2020 से 2025 के बीच, ठीक है। तो मेरे ख्याल से होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया आप एक बार मेरे से पूछ लो, फिर हम इसके एमसीक्यूज करते हैं। तो उससे तब वो वाला क्लियर, पॉइंट डन। समझ में आया, जैसे मैक्रो प्रूडेंशियल वाला। हाँ ये वाला ना, मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलांस ऑफ द अच्छा। इकोनॉमी। देखो मैक्रो प्रूडेंशियल का मतलब आप ऐसे मान लो कि एक होता है ना माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल जब हम एक आम जनता जनार्दन की बात करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो प्रूडेंसी लानी है, मतलब एक तरह से आप ऐसे मान लो कि मुझे बड़े लेवल पे ना कंट्री को स्टेबल करना है। इसका मतलब है मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलांस। इसका मतलब क्या है कि जब तक मैं वॉच नहीं करूंगा, जैसे आप ऐसे सोचो ना, मैंने आपके साथ बेजल नॉर्म्स डिस्कस करे थे ना बैंकिंग सेक्टर के। वो स्विट्जरलैंड में बैठे हुए 10 गवर्नर्स वो बेजल नॉर्म्स बना रहे हैं बेजल सिटी में बैठ के, और वो आरबीआई को कह रहे हैं कि यार ये ना अपने बैंकों को भी थोड़ी तमीज सिखाओ, किसी को भी पैसा बांट देते हैं। चलो बांट देते तो कोई बात नहीं, घर वाली बात है, आपने विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को पैसा दे दिया, लेकिन आप ये प्लान करके चलो कि अगर ये पैसा कल को वापस नहीं आया तो क्या मैं सरवाइव कर जाऊंगा। ये बेस्ट एग्जांपल है मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलांस। यानी आप अपने आरबीआई को कहा जा रहा है, बेजल नॉर्म्स कह रही है आरबीआई को, यार अपने बैंकों को चेक करो कि वो स्टेबल है या नहीं, उनको डांटो, उनको बताओ कि यार ऐसे पैसा मत दो, देखभाल करके लोन दो। लोन दे रहे हो फिर भी चलो टाइम खराब है, तुम्हारी कुंडली में साढ़े शुरू हो गई, तुम्हारा पैसा डूब गया, डूबने के बाद भी क्या तुम्हारे पास कुछ सेफ फंड्स हैं कि तुम सरवाइव कर जाओ। दिस इज कॉल्ड मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलांस ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि अगर आप अपनी इकोनॉमी पे सर्विलांस नहीं रखोगे, सीसीटीवी कैमरा लगा के नहीं रखोगे, चेक नहीं करते रहोगे, तो फिर बैंक बेढंगे रूप से काम करेगा, कल को पैसा डूबेगा, बैंक बर्बाद। बैंक जब डूबता है तो अब मान लेते हैं मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैंने एसबीआई में पैसे डाल रखे हैं, कल को एसबीआई बर्बाद हो गया, क्यों हो गया जी? क्योंकि उसने 4 फ्रॉड बिजनेसमैन को पैसा दे दिया। चलो ठीक है भाई, वो भाग गए, बैंक डूब गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ गया करोड़ों ऑनेस्ट कस्टमर पे जिनका पैसा बैंक में जमा था। क्योंकि बैंक ने कहा जी मेरे अब बस की बात नहीं है और मेरे तो दिवालिया निकल चुका है। तो चोट तो हम 1 करोड़ कस्टमर्स को भी लग गई ना, तो पूरा देश झेलता है। एक बंदा घोटाला करता है और पूरे देश के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखो ना, लोकसभा राज्यसभा की मॉनसून सत्र में उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी है वो खाली 24-25% निकली। आपको पता है 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है जब संसद का सत्र चलता है। 264 करोड़ रुपए का देश को चूना लगा मॉनसून सत्र में, जितने भी दिन सेशन नहीं हुए। यानी अगर सेशन होता तो देश के बिल पास होते, बिल पास होते तो एक काम खत्म होता, फिर अगले सेशन में नए बिल आते। अभी जो बिल पास होने थे वो हुए नहीं, हो हल्ले में पूरा दिन बर्बाद, एसी चल गए, खाना बट गया, डिनर लंच सब हो गया, चाय भी पी ली सबने, हो हल्ला तो करा ही सबने, स्नैक्स भी खा लिया, हाई टी भी पी ली। यानी 2.5 लाख रुपए 1 मिनट में खर्च तो हुए लेकिन काम नहीं हुआ। तो 264 करोड़ का चूना लग गया देश को। ये सब चीजें काउंट होती है, टैक्स पेयर से हम लोग देश को पैसा दे रहे हैं और उससे सरकार अपने बैंकों को, अपने सेक्टर्स को चलाती है। कल को वो डूब जाए तो डबल चोट लगती है, एक तो मेरा एसबीआई का पैसा डूबा, और दूसरा ये था कि मेरे टैक्स से एसबीआई को जो हेल्प की गई थी सरकार ने वो भी जीरो। तो इसलिए आप मैक्रो लेवल पे थोड़ा सा चेक करो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जितने भी रेगुलेटर्स। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, अब हम एमसीक्यूज करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आप इसमें कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो। तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। तो आप जल्दी से पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ।
फर्स्ट स्टेटमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज अ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड इन नेक्स्ट 5 years। डी। अच्छा, यानी आपको सारी बातें सही लग रही हैं। ठीक है, चेक करते हैं। तो हाँ ठीक है, आरबीआई ने रिलीज करी है 5 years की स्ट्रेटजी, ठीक है। मेन एम एट क्रिएटिंग अ फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया, बिल्कुल सही है। और ये सेकंड एनएसएफई थी, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, फर्स्ट जो है 2013 से 18 के बीच में रिलीज है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर है डी फॉर दिल्ली। तो जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 का आंसर डी। गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 20 से 25 तक की रिकमेंडेशंस हैं, उसकी की रिकमेंडेशन आपको बतानी है। सी है ना, दोनों बातें सही लग रही हैं। क्योंकि अगर रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से अडॉप्ट 5C, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब है स्पेसिफिक पीरियड इन द ईयर हमने अपने जो है मैसेजेस को डिलीवर करना है। तो बिल्कुल राइट आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। डी। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉल्स, डी फॉर दिल्ली बोला आपने। यस सर। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। स्ट्रेटजी सीक्स टू डेवलप, मतलब क्वेश्चन क्या है, सिग्निफिकेंस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, स्ट्रेटजी सीक्स टू डेवलप क्रेडिट डिसिप्लिन, बिल्कुल ठीक है। इट वांट्स टू इंप्रूव यूजेज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल्कुल सही है। एंड डॉक्यूमेंट वांट्स मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एट वेरियस लाइफ स्टेजेस, बिल्कुल। तो सारी बातें सही है, क्योंकि फॉल्स बताना था तो कोई भी फॉल्स नहीं है, ऑल आर ट्रू। चलो जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डी। हाँ, है ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे गलत हैं, कोई भी ट्रू नहीं है। क्योंकि नेशनल फाइनेंशियल एज ए प्रॉफिटेबल नहीं है, बिल्कुल ये नॉन प्रॉफिटेबल है। और प्रमोटेड बाय नाबार्ड नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके दोनों स्टेटमेंट इसके गलत है। इसका राइट आंसर जो है डी है, कोई भी ट्रू नहीं है। चलो ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाँ जी। डी। डी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन टू प्रमोट फाइनेंशियल एजुकेशन अक्रॉस इंडिया फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, बात तो सही है। एंड टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल लिटरेचर फॉर टारगेट बेस्ड ऑडियंस, बिल्कुल सही है। तो उसका राइट आंसर होगा डी, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाँ जी। ए। A. Financial stability means financial institutions individually and collectively being able to deliver their functions properly. तो इसमें क्या बुरा है, ठीक ही कह रहा है बेचारा, कोई गलत तो नहीं कह रहा। तो मेरे ख्याल से सही है ना, इसमें कोई जुल्म तो करा नहीं इसने, पॉजिटिव साउंड आ रही है, सही है। और इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कैन बियर एक्सटर्नल शॉक्स, हाँ ये भी ठीक है। हाँ, अगर ये ऑनली लिख देता तो हम इसे थोड़ा गलत मान लेते। तो मेरे ख्याल से बोथ फॉल्स, मतलब नन आंसर हो जाएगा इसका, है ना, दोनों ही ट्रू है। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसको देखो।
सर बी। बी। अच्छा ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट चेक करना है तो देखते हैं। FSDC was formed to bring greater coordination among financial market regulators। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। Financial Stability and Development Council was constituted by executive order of the Union Government as a statutory apex body। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, It comes under the Home Ministry। गलत स्टेटमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है। And it was established in year 2004। गलत है, 2010 में एस्टेब्लिश हुआ। तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बी फॉर बॉम्बे। 234 जो है फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट बना। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सर सी। सी यानी 1 और 3। ठीक है, चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से FSDC इज एन एपेक्स लेवल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। The idea to create such a super regulator body was first mooted by the then Governor of Reserve Bank of India, D. Subba Rao। रॉन्ग है, रघुराम जी राजन ने इसको सजेस्ट किया था। एंड फाइनली 2010 में प्रणब मुखर्जी ने इसको लेकर डिसीजन लिया। तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है और ट्रू में 1 और 3 आएगा बिल्कुल आंसर इसका। तो आपका आंसर जो है करेक्ट 1 है, 1 और 3 इसका राइट आंसर है। गुड, वेरी गुड। तो 8 में से 7 क्वेश्चन के आंसर अभी तक आप सही दे चुके हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ FSDC। सर डी। डी है। तो मेरे ख्याल से सभी बातें बिल्कुल सही लग रही हैं। ब्रिंगिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर बिल्कुल करेक्ट है। कोऑर्डिनेशन करना है इंटर रेगुलेटरी बॉडीज में, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को एंश्योर करना है। और इसका राइट आंसर बिल्कुल बैठेगा आपका बी फॉर दिल्ली। सारी बातें करेक्ट है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सर सी। सी। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, फाइनेंशियल FSDC का जो चेयरमैन है वो ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये तो बहुत ही महागलत आंसर है ये। चेयरमैन ऑफ सिडबी इज द मेंबर ऑफ काउंसिल। नहीं, सिडबी का तो हमने जिक्र ही नहीं करा। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से इसका कोई मतलब नहीं, वो सेबी है। तो फॉल्स बताना है तो बोथ फॉल्स। सी, सी बोला था आपने आंसर। यस सर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। सो ये क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। 10 क्वेश्चंस का ये MCQ टेस्ट था जिसमें आपने आई थिंक 9 क्वेश्चंस के आपने आंसर सही दिए आउट ऑफ 10। तो बिल्कुल आपको मिलता है वेरी गुड। गुड, ठीक है। अब इसमें अगर हम क्वेश्चंस देखें तो क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर। व्हाट इज द नेशनल स्ट्रैटेजी for financial education and what are its key recommendations, explain its significance and expected outcomes। 250 words में मैक्सिमम आप इस क्वेश्चन को अगर लिखना चाहो तो आप लिखा जा सकता है। मटेरियल कंटेंट आपके पास है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसको भी 150 से लेके 250 वर्ड्स में इसको लिखा जा सकता है। तो इसको 250 वर्ड्स में अगर लिखे तो लिखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लिख सकते हो दोनों क्वेश्चंस 250 वर्ड्स में। यस सर। चलो ठीक है, डन। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ और इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेरी, कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो, कोई MCQ में कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कुछ रहा जो आपको ना क्लियर हुआ? नो सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट आंसर तो सही दे रहा होता है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता, उसे वजह से नो उसकी लगा देते हैं यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा सर। ठीक है, मतलब अगर आपने 10 में से 9 दिए तो मतलब वो बिल्कुल जेन्युइन वाले 9 थे आपके, है ना? ठीक है, चलो अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके।